नमस्कार। स्वागत है आप सभी का द इकोनॉमिक सॉल्यूशंस में। तो यहाँ पर हम बात करने जा रहे हैं इंडियन अमेरिकन वोटर्स के बारे में। तो इसका रीज़न ये है कि अभी कल ही जो है नवंबर महीने में इलेक्शन जो है प्रेसिडेंसी के वो कंडक्ट करवाए गए हैं यूएस में। तो यहाँ पर थोड़ा सा जिक्र करना बनता है कि इंडियन अमेरिकन वोटर्स का क्या रोल है। तो इसका एक इम्पैक्ट भी पड़ता है इंडिया के ऊपर। ओके, जैसे भी ये काम करते हैं, देखो कोई भी सरकार हो, अगर कोई फॉरेन का इंसान हमारे देश में सिटीजनशिप लेकर बैठे, ठीक है, तो वहां पर हमें उनका भी सोचना बनता है। तो उनके बारे में भी सरकार ऐसे ही सोचती है कि कल को मैंने वहां से जो है वोट्स लेनी है तो मैं उनको भी जो है फेवर करके चलूं। तो वो जहां से आए हैं ना, तो उस मुल्क के साथ भी मैं अच्छे रिलेशन बना के रखूं। तो इस तरह से इंडिया के साथ भी जो है ना एक अच्छा रिलेशन बन जाता है यूएस का, चाहे कोई भी सरकार यूएस में आए, चाहे किसी भी पार्टी की सरकार आए। तो यहां पर अगर यूएस इलेक्शन की बात करें तो एक सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट है इस साल का वर्ल्ड पॉलिटिक्स में। तो एक यहाँ पर जो लैंडमार्क इवेंट ये होने जा रहा है। ओके, तो यहाँ पर 4 मिलियन इंडियंस अमेरिकन जो है ना ये भी यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जिसमें से 2.5 मिलियन जो लोग हैं वो पोटेंशियल वोटर्स हैं। ओके, एंड ओवर 50% ऑफ देम वोटिंग इन दिस ईयर की बैटल ग्राउंड स्टेट्स। ये जो 2.5 मिलियन पोटेंशियल वोटर्स हैं, इनमें से जो 50% वोटर्स हैं वो जो बैटल ग्राउंड स्टेट्स है ना अमेरिका की, मतलब कि जैसे हमारे यहाँ स्टेट्स हैं, अलग अलग राज्य हैं, वैसे ही अमेरिका के 50 राज्य हैं। ओके, तो वहां पर जो इंपॉर्टेंट स्टेट्स हैं, मतलब जहां पर पॉपुलेशन ज्यादा है, ओके, जहां पर इकोनॉमिक एक्टिविटीज ज्यादा होती है, तो वहां पर जो है हमारे इंडियन वोटर्स जो है वो रहते हैं। तो वो एक जो है अच्छा जो है अपना रोल अदा करेंगे इन अमेरिकन इलेक्शंस में। ओके, तो जो सीट्स जीतते हैं दोनों पार्टीज, अलग अलग पार्टीज, उसमें से वेरिएशन आ सकता है। तो वहां पर हमारे इंडो अमेरिकन जो वोटर्स है वो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। तो यहां पर अगर और बात करें, जो फैमिलीज हैं एंड इंडिविजुअल्स हु हैव एम्ब्रेस्ड द अमेरिकन वे ऑफ लाइफ आर स्किल्ड एंड आर अमंग्स द मोस्ट अपवर्डली मोबाइल एंड सोशली इंटीग्रेटेड ग्रुप्स इन दैट कंट्री। तो अच्छे से वहां पर उन्होंने प्रगति की है। ओके, सोशली वो इंटीग्रेट हो चुके हैं उधर की कम्युनिटी के साथ, उधर के एनवायरनमेंट के साथ, और स्किल्ड हैं। ओके, और देश की तरक्की के लिए काम करते हैं, कहने का मतलब अमेरिका की तरक्की के लिए काम करते हैं। तो इसके अलावा जो यहाँ पर इंडियन अमेरिकन है वो सेकंड लार्जेस्ट इमिग्रेंट ग्रुप है यूएस में। तो पहला कौन सा है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। तो यहाँ पर जो भी यहाँ पर वो काम करते हैं ना, तो उसका कोई ना कोई डिटर्मिनेशन होता है, क्वालिटीज जो भी उनके अंदर होती हैं उससे वो कोशिश करते हैं कि इंडियन जो अमेरिकन इकॉनमी है उसको हम कैसे आगे लेकर जाएं। तो जैसे हम बात करें, मेजॉरिटी ऑफ जितने भी इमिग्रेंट्स हैं वो ज़्यादातर एजुकेटेड हैं, क्वालिफाइड हैं। ओके, और यूएस वर्कफोर्स में वहाँ पर काम कर रहे हैं अलग अलग सेक्टर्स में। और 3/4 जो है वो लोग हैं वो बैचलर डिग्री या हायर डिग्री होल्डर हैं अमेरिका में। तो आगे बात करें तो अमेरिका में 2 पार्टी सिस्टम चलता है। तो वहाँ पर 2 ही पार्टीज हैं, एक है रिपब्लिकन्स की, दूसरी है डेमोक्रेट्स की। तो रिपब्लिकन्स फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ की इंडिया की बात करूँ तो यहाँ पर जैसे बीजेपी है, और डेमोक्रेट्स जैसे यहाँ पर कांग्रेस है। तो दोनों की अलग अलग आइडियोलॉजी है। तो वैसे ही अमेरिका में रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट्स ये 2 ही पार्टीज यहाँ पर काम करती हैं। तो अभी के लिए जो डोनाल्ड ट्रंप है वो रिपब्लिकन पार्टी से आते हैं। जो इससे पहले थे बराक ओबामा, जॉर्ज बुश, वो सभी जो थे ये डेमोक्रेट्स पार्टी से बिलोंग करते थे। तो यहाँ पर इस बार भी इंडियन अमेरिकन जो वोटर्स थे उनको अच्छा इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की गई है दोनों पार्टीज की तरफ से। सो बहुत सारे रीजन है उसके पीछे कि क्यों इन्फ्लुएंस किया जा रहा है उनको। तो सबसे पहला रीजन यहाँ पर बात की गई है कि जो कम्युनिटी की कमिटमेंट है, ओके, यूएस के लिए और उसकी जो पॉलिटिक्स है, तो वहां पर एक तरह का ना फंड रेजिंग प्रॉयस है, मतलब कि अच्छा फंड रेज हो जाता है पार्टी कैंपेनिंग के लिए, दोनों पार्टीज के लिए। तो इंडियन अमेरिकन यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। तो यहाँ पर अगर 2016 की बात करें तो उस समय जब इलेक्शन हुए थे तो उस समय डेमोक्रेट के जो कैंडिडेट थे वो थी हिलरी क्लिंटन। ये बिल क्लिंटन की वाइफ है। ओके, तो बिल क्लिंटन भी जो है वो अमेरिका के राष्ट्रपति रह चुके हैं डेमोक्रेट पार्टी की तरफ से। तो यहाँ पर 2016 में 10 मिलियन यूएस डॉलर तक इन्होंने जुटाकर इस पार्टी को दिया था इलेक्शन के लिए। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं इंडियन अमेरिकन वोटर्स अमेरिका में। तो यहाँ पर कोशिश की जाती है दोनों पार्टीज की तरफ कि हम इनको इन्फ्लुएंस कर सके। तो यहाँ पर जो अभी के लिए जो डेमोक्रेट के जो कैंडिडेट है उनका नाम है जॉय बिडेन। तो वो भी यहाँ पर ऐसी कोशिशें कर रहे हैं। दूसरी बात जो यहाँ पर रीजन है कि क्यों इन्फ्लुएंस करना चाहती है दोनों पार्टीज, तो उसका रीजन ये बताया गया है कि जो मेजर बैटल ग्राउंड स्टेट्स है ना, तो वहां पर हमारे इंडियन अमेरिकन वोटर्स रहते हैं। तो वो कौन से 8 स्टेट्स हैं? सबसे पहले है एरिजोना, फ्लोरिडा, जॉर्जिया, मिचिगन, नॉर्थ कैरोलिना, पेंसिल्वेनिया, टेक्सास एंड विस्कॉन्सिन। तो ये 8 स्टेट्स ऐसे हैं जहां पर
जो है अच्छा डोमिनेंस है हमारे इंडियन अमेरिकन वोटर्स का। तो यहाँ पर 1.3 मिलियन इंडियन अमेरिकन वोटर्स रहते हैं। तीसरा रीजन क्या है कि जो इंडियन अमेरिकन वोटर्स है ना, वो ट्रेडिशनली फेवर करते रहे डेमोक्रेट्स का। ओके, जैसे बराक ओबामा या जॉर्ज बुश या बिल क्लिंटन, सो ऐसी इन कैंडिडेट्स का, इस पार्टी का ये फेवर करते रहे शुरू से उनकी लिबरल पॉलिसीज की वजह से। ओके, और जो भी उनके इमिग्रेशन के ऊपर व्यूज होते थे। सो पहले ऐसा होता था कि जो इमिग्रेंट यहाँ से जाता था, वहां पर रहता था, तो वहां पर सरकार उनको कबूल कर लेती थी कि आप रहिए, उनको वीजा मिलता था, बाद में उसको वहां पर सिटीजनशिप भी मिल जाती थी। लेकिन अभी थोड़ा टफ हो गया है वहां पर। फिर भी जो है वहां पर डेमोक्रेट्स उनकी इंडियन अमेरिकन की फेवर में बात करते हैं। तो यहां पर जब भी ट्रंप की सरकार बनी थी 2016 में, तो यहां पर तभी उन्होंने कहना शुरू कर दिया था कि जो H1B वीजा है वो मैं कैंसिल कर दूंगा, और जितने भी यहां पर इमिग्रेशन के थ्रू रह रहे हैं, जितने भी भारतीय यहां पर रह रहे हैं, उनको जो है मैं वापस भारत भेज दूंगा। तो यहां पर ये स्टार्टिंग से वो यहां पर कहते आए हैं। हालांकि उन्होंने अभी तक ऐसा कुछ किया नहीं है, वीजा नियम में कुछ बदलाव किए हैं, लेकिन कभी किसी को अभी यहां पर से निकाला नहीं है। तो आगे यहां पर बात कर रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जो है ना, वो भी यहां पर स्ट्रेटेजी बना के चल रहे हैं। जैसे आपने देखा होगा, रिसेंटली गुजरात में विजिट की थी, तो वहां पर डोनाल्ड ट्रंप आए थे गुजरात में स्टेडियम में। वहां पर उन्होंने पैंडेमिक से पहले स्टेटमेंट दी थी, साथ में प्रधानमंत्री मोदी जी भी थे वहां पर। तो उसका बेसिक रीजन यही था कि इन्फ्लुएंस करना इंडियन अमेरिकन वोटर्स को। तो यहां पर वो भी सोच रहे हैं कि मैं एक अच्छी स्ट्रेटेजी लेकर चल रहा हूं, और जो इंडियन डायस्पोरा उसको मैं जो है यहां पर कन्विंस कर लूंगा। और अगर हम बात करें कि अगर हमने समझना है कि इंडियन अमेरिकन वोटर्स क्या चाहते हैं अपने अगले राष्ट्रपति के सामने, ओके, तो क्या चाहते हैं अपने अगले राष्ट्रपति से, जो कि 46 यूएस प्रेसिडेंट होने वाले हैं, तो इसके लिए हमें कुछ फंडामेंटल्स को अच्छे से समझना होगा। तो जैसे कि यहाँ पर सबसे पहले तो बात है कि जो भी यहाँ पर वोटर, इंडियन अमेरिकन वोटर वोट करता है, वो आइडियोलॉजी के बेस के हिसाब से नहीं करता है, वो यहाँ पर अपने फायदे देखता है। ओके, तो वहां पर वो कोशिश करता है कि जो इशू बेस्ड पॉलिटिक्स है ना, वो की जाए। तो यहाँ पर किसी भी तरह का यहाँ पर जो है होमोजेनाइजेशन जो है नहीं होता आइडियोलॉजीज का, लेकिन यहाँ पर एस्पिरेशंस होती हैं जिसके हिसाब से वो वोटिंग करते हैं अलग अलग पार्टीज को। अगर और बात करें, 70% जितने भी इंडियन अमेरिकन वोटर्स हैं, उनका जन्म यूएस में नहीं हुआ है। ओके, वो यहां से माइग्रेट करके, इंडिया से माइग्रेट करके ही यूएस में गए, तो वहां पर जाके उनको सिटीजनशिप मिली है अमेरिका की। ओके, तब जाके उनको वोटिंग राइट्स मिले हैं, तो वोट करते हैं। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन खड़ा हो जाता है कि क्या कोई दूसरे देश की सरकार ऐसे लोगों की चिंता करेगी कि जो दूसरे देश से उठकर आए हैं और यहाँ पर आके सिटीजनशिप ले ली है? पहले तो वो उनका ही सोचेगी ना कि जो वहां के ओरिजिनली वहां के बॉर्न है, उनकी समस्याएं क्या है, तो इनके बारे में तो बाद में सोचेगी। तो सबसे पहला जो कंसर्न रहता है कि ये सोचते हैं इंडियन अमेरिकन की क्या सरकारें चिंता करेंगी उनके बारे में। तो यहाँ पर ये जो है ना, इन चीजों को यहाँ पर समझना होगा इंडियन अमेरिकन वोटर्स की। जितने भी यहाँ पर पार्टीज जो यहाँ पर कैंपेन करती हैं, जितने भी कैंडिडेट्स यहाँ पर कैंपेन करते हैं, तो इन चीजों को अच्छे से समझना होगा। क्योंकि जो ये पॉलिटिकल पंडित्स है ना, वो इसकी डाइवर्सिटी को समझने में नाकाम रहते हैं। ओके, तो उसको समझने में यहाँ पर कोशिश नहीं करते। तो ये जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर खड़ी होती है। इसके अलावा और भी यहाँ पर बहुत सारे यहाँ पर नॉन नेगोशिएबल फॉर द प्रोग्रेस ड्रिवन इंडियन अमेरिकन कम्युनिटी कुछ यहाँ पर मुद्दे हैं जहां पर जो हम बात कर सकते हैं, जो इश्यूज हैं इंडियन अमेरिकन के। सबसे पहला यहाँ पर तो एक जो टैलेंट मोबिलिटी है, ओके, उसके बारे में है, ऑफ विच द प्रोग्रेस ऑफ दिस कम्युनिटी इज एन एग्जाम्पलर। सो इंडिया के टैलेंट को किसी पेशकारी की यहाँ पर जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर हमारी कम्युनिटी है जो, अगर टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, तो बहुत बड़े बड़े जो है कंपनीज जो है उनको लीड कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल जैसे सत्या नाडेला है, वो माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ है। उसके अलावा जो सुंदर पिचाई हैं गूगल के हैं, ओके, शांतनु नारायण है अडोब के, निकेश अरोड़ा है पालो आल्टो नेटवर्क्स, उसके बाद अजय बंगा है मास्टर कार्ड के, और संजय मेहरोत्रा है माइक्रोन टेक्नोलॉजी के। तो यहाँ पर देखो कितनी बड़ी बड़ी कंपनीज को जो यहाँ पर जो है हमारे इंडियंस लीड कर रहे हैं। तो यहाँ पर अच्छा कॉर्पोरेट रैंक उनको मिला हुआ है। ओके, तो वहां पर वो लीडरशिप शो कर रहे हैं अमेरिकन कंपनीज के ऊपर। तो ये भी एक चीजें हैं जहां पर वो कोशिश करते हैं कि जो कॉर्पोरेट अमेरिका है इसको हम आगे लेकर जाएं। तो वहां पर जो अपॉर्चुनिटीज निकलती हैं उसको यहाँ पर कोशिश करते हैं इंडियन अमेरिकन की हम जो अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर लें। तो इन चीजों के बारे में यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टीज को सोचना होगा अगर इंडियन अमेरिकन वोट्स जो है इन्होंने लेना है। क्योंकि मेनली प्रायोरिटी जो भी इंडियंस यहाँ से जाता है उसकी यही होती है कि
अच्छा जो है ना जॉब मिल जाए, अच्छी सैलरी मिल जाए, अच्छी कंपनी में रिक्रूटमेंट हो जाए। तो यहाँ पर उसके लिए बस इतना ही काफ़ी है, ठीक है। जब पैसे आने शुरू हो जाते हैं खुद से, फिर घर गाड़ी सब कुछ बन जाता है। तो यहाँ पर मेन जो फोकस है इंडियन अमेरिकन का यही होता है, जो भी यहाँ से अमेरिका जाते हैं। बहुत कम लोग होते हैं जो ये सोच के जाते हैं कि अमेरिका में जाकर रहेंगे, वहां पर एनवायरनमेंट बहुत बढ़िया है, ठीक है। ये ऐसी बातें सेकेंडरी होती है। सबसे पहली बात होती है जॉब। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग जो हैं, जो सिलिकॉन वैली को जो इंपॉर्टेंट रोल है उसको भूल जाते हैं, उसको अंडर एस्टिमेट कर जाते हैं। तो अगर इंडिया के रिगार्डिंग हम बात करें तो सिलिकॉन वैली कैलिफोर्निया पर एक जगह है जहां पर बड़े पैमाने पर जो है मल्टीनेशनल कंपनीज यहाँ से वर्क करती हैं, जैसे फेसबुक है, गूगल है। इसके अलावा भी और बहुत सारी कंपनीज है जो यहाँ से अपना काम चलाती हैं पूरे विश्व भर में। तो यहाँ पर अगर हम बात करें ऑन डाटा एंड डिजिटल इनोवेशन प्ले इन इंडिया यूएस टाइज, तो इंडिया सॉफ्टवेयर के मामले में काफी आगे है। तो यहाँ पर जितने भी भारतीयों की रिक्रूटमेंट होती है, ऐसी सिलिकॉन वैली में जितनी भी यहाँ पर कंपनीज हैं, तो कुछ ना कुछ देखकर ही होती है, कुछ वहां पर हम प्रोवाइड कर रहे हैं, तभी वहां पर रिक्रूटमेंट इंडियंस की जो हो रही है। तो यहाँ पर हमें समझना होगा जो डेप्थ है, ओके, डेप्थ है, और जो ग्रोथ है टेक्नोलॉजी की, उसको अच्छे से क्रिटिकली एग्जामिन करना होगा। इसके हिसाब से जो है हमने जो बायलेटरल जो हमारे इकोनॉमिक इश्यूज हैं, ठीक है, उनको हम सही कर सकते हैं। ओके, इंडियन अमेरिकन वोटर जो है इसमें भी इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। तो मैंने स्टार्टिंग में ही बात बोली थी कि जिस भी देश में कोई भी इमिग्रेंट जाता है तो उस देश को जहां से वो आते हैं उससे रिलेशन अच्छे रखने पड़ते हैं। ओके, तो यहाँ पर इंडियन अमेरिकन जो है अच्छा रोल अदा कर सकते हैं बायलेटरल जो भी स्ट्रेटेजीज होती हैं इंडिया और यूएस के बीच में। तो जैसे फॉर एग्जांपल यूएस ने भी रिसेंटली हुआवे के ऊपर बैन लगा दिया। हुआवे एक चाइनीज कंपनी है, तो उसके ऊपर बैन लगाने का रीजन यही था कि सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू, आप जो है खुफिया जानकारी, ओके, जो हमारी जानकारी है यूएस की, आप चाइना जो है चोरी कर लेता है हुआवे के थ्रू। तो ये ब्लेम लगाकर उन्होंने यहां से हुआवे को बाय बाय कर दिया। तो वैसे ही इंडिया ने भी किया। यहाँ जब लद्दाख स्टैंड ऑफ हुआ तो उसके चलते यहाँ पर भारत सरकार ने बहुत सारी चाइनीज ऐप्स को बैन कर दिया, जैसे पबजी था फॉर एग्जांपल। तो इसकी तरह और भी बहुत सारे स्टेप्स भारत सरकार ने लिए कि जो सिटीजन्स की प्राइवेसी है ना वो खराब नहीं होनी चाहिए, डेमोक्रेटिक वैल्यूज जो है वो खराब नहीं होनी चाहिए। देखो चाइनीज लोग जो है कहने को कहते हैं कि हम जो डेमोक्रेसी वहां पर है, लेकिन वहां पर पिछले 70 सालों से एक सिंगल पार्टी रूल चलता आ रहा है। ओके, तो इंडिया की अगर बात करें तो फुल फ्लेज डेमोक्रेसी इंडिया में है, तो जहां पर मल्टी पार्टी सिस्टम है। अगर अमेरिका की भी बात करें, वहां पर सिर्फ दो पार्टीज एग्जिस्ट करती हैं, एक रिपब्लिकन, दूसरी डेमोक्रेट्स। तो आप इंडिया के संदर्भ में देख लो कितनी पार्टीज हैं। 8 तो हमारे यहाँ नेशनल पार्टीज हैं, इसके अलावा स्टेट्स पार्टीज हैं, इसके अलावा रीजनल पार्टीज हैं। ओके, तो अलग अलग कैटेगरीज में बहुत सारी पार्टीज हैं इंडिया में। तो यहाँ पर कोई रोक टोक नहीं है, कोई ऐसा प्राविधान नहीं है इंडिया में कि सिर्फ 2 ही पार्टीज होंगी या 3 ही पार्टीज होंगी। हालांकि नेशनल लेवल पर जो बेसिकली 2 ही पार्टीज हमारे एग्जिस्ट कर पाती हैं, एक इंडियन नेशनल कांग्रेस है, दूसरी जो है बीजेपी है। ओके, लेकिन फिलहाल इसमें हम ऐसा नहीं कह सकते कि इसके अलावा और कोई पार्टी एग्जिस्ट नहीं करती। ओके, अगर आने वाले समय में जो भी पार्टी अच्छा परफॉर्म करेगी लोग उसी को सत्ता पे बैठाएंगे। खैर आगे बात करें तो यहाँ पर जो इनोवेशन है ना वो एक तरह का सेंटर पीस जो है यहाँ पर रोल अदा कर सकती है इन द केस ऑफ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, डेवलपमेंट, फाइनेंस, सो दैट इंडिया कैन लीड एशियन सप्लाई चेन्स इन एरियाज ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, रिन्यूएबल एनर्जी, सोसाइटल इनोवेशन एंड बिकम ए ट्रस्टेड पार्टनर ऑफ द यूएस। तो इंडिया का रिलेशन आने वाले समय में और बेहतर हो सकता है। ओके, इन सभी वेरियस कैटेगरीज में अगर इंडिया सप्लाई भेजता है चाइना को, अगर अमेरिका चाइना से जो अपनी सप्लाई उसको कम करता है, और साथ ही साथ जो काम किया जा रहा है, अभी 2012 में एक डिफेंस ट्रेड टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव साइन हुआ था, उसके तहत काम चल रहा है, एक अच्छा इनिशिएटिव है। साथ ही साथ अभी का जो रिसेंट एक एग्रीमेंट साइन हुआ जिसका नाम है यूएस इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन, तो वो भी उसके तहत भी जो है अच्छा काम यहाँ पर हो रहा है इंडो और यूएस के रिलेशन को लेकर। और आखिर में यहाँ पर यह बात की गई है कि जो वास्ट मेजोरिटी है इंडियन अमेरिकन भी जो अमेरिका में एंटर हुए हैं वो 21वीं शताब्दी में ही हुए हैं। तो यहाँ पर उनके एक फ्रेश एस्पिरेशंस हैं, ओके, जो कि रिफ्लेक्ट होते हैं उनके वोटिंग बिहेवियर से। जिस हिसाब से वो जिस पार्टी को भी वोट करेंगे उससे पता चल जाएगा कि वो क्या चाहते हैं फ्यूचर में आने वाले समय में। तो मोस्टली अगर डेमोक्रेट पार्टी को अगर कोई सपोर्ट करेगा तो उसका मतलब यही होगा कि वो चाहते हैं कि यूएस में ही आगे वो सर्वाइव करे, वहां की जो मल्टीनेशनल कंपनीज है वहां पर अच्छे से आगे वो बढ़ते रहें, ओके, वहीं पर जॉब करके। तो यहाँ पर ऐसा सिचुएशन वो चाहते हैं कि ऐसा थ्रेट ना बन जाए आने वाले समय में कि उनको ये सोचना पड़ जाए, जैसे इस सेशन में जैसा ये ट्रंप का टेन्योर गुजरा है तो उसमें ऐसा स्ट्रेस रहा है इंडियन अमेरिकन के ऊपर कि कहीं हमें बाहर ना निकाल दिया जाए देश से, ये ना बोल दिया जाए कि आप वापस इंडिया चले जाओ। तो ये सोच यहाँ पर रखेंगे तो कि उस हिसाब से वोट करेंगे। तो यहाँ पर जो इंडियन अमेरिकन हैं वो एक्सपेक्ट करते हैं
कि एक फॉरवर्ड फॉर कैपिटल हो, कि फ्री एंटरप्राइज यहाँ पर बनाए जाए अमेरिका में, ताकि कि अच्छे से इंडियंस वहां पर अपना काम बढ़ा सके, कर सके। इसके अलावा जो भी यहाँ पर यूएस जो पॉलिटिकल क्लास है, ठीक है, वो भी जो इंडिया चाइना इन दोनों को यहाँ पर टैकल करके चलती है। ओके, जो पहली कंट्री अगर हम बात करें इंडिया की, तो यहाँ पर एक तरह से ग्लोबल रूल्स और ट्रेड कॉमर्स को यहाँ पर मान्य रख के चलती है। ओके, जो भी रूल्स बनाए जाते हैं इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस के, उसके साथ जो है वो एंगेज होकर चलती है। लेकिन अगर चाइना की बात करें तो वो सीधे सीधे रूल्स के हिसाब से नहीं चलती, अपनी मनमर्जी करता है। ओके, तो अगर यूएस चाइना की बात करें तो उन दोनों में भी आपस में रिलेशन अच्छे नहीं है। तो उसके रीजन भी यही है कि चाइना अभी ग्रो कर रहा है अमेरिका के दम के ऊपर, मतलब कहने का मतलब अमेरिका से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। तो $13 ट्रिलियन की इकोनॉमी चाइना की भी हो चुकी है और $20 ट्रिलियन की इकोनॉमी अमेरिका की है। तो अगर ऐसा ही चाइना ग्रो करता गया तो यूएस को टेंशन है कि चाइना जो कहीं जो उसका टैग है ना, जो सुपर पावर का, वो ना छीन ले आने वाले समय में। तो इसीलिए ट्रेड वॉर करता है यूएस चाइना के साथ, और भी बहुत सारे जो है यहाँ पर जो है टैक्स जो है यूज करता है कि कैसे चाइना को जो है वो काउंटर कर सके। ओके, जैसे मैं एग्जांपल लूं, जैसे यूएसएसआर था, तो वहां पर यूएसएसआर के एक प्रेसिडेंट थे, जो मतलब जो उनकी सरकार बनती थी, बहुत सारे मुल्क का एक इकट्ठा समूह था, तो जिसको हम यूएसएसआर कहते थे कि एक मुल्क है यूएसएसआर, जहां पर कम्युनिज्म की विचारधारा चलती थी। सो अमेरिका ने उसको भी तोड़ा, उसको भी कोल्ड वार चली काफी लंबे समय तक। ओके, बहुत सारे उस समय भी अंदेशे ऐसे थे कि वर्ल्ड वॉर 3 शुरू हो जाएगी, ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। कोल्ड वॉर चलती रही अमेरिका और यूएसएसआर के बीच में। सो एक समय ऐसे आया कि स्टेट इकोनॉमी का जो मॉडल था वो फेल हो गया, कैपिटलिस्टिक मॉडल जो है वो चलता गया। तो जब फेल हो गया तब यूएसएसआर टूट गया। ओके, तभी ये क्या कहते थे कि इन्होंने यूएसएसआर को, जो प्रेसिडेंट थे उनको प्रेसिडेंट नहीं बोलते थे, वो एक पर्टिकुलर पार्टी के चीफ बोलते थे, कि उसके जनरल सेक्रेटरी। ओके, जो यूएसएसआर के जनरल सेक्रेटरी हैं उनको जनरल सेक्रेटरी कहना शुरू कर दिया। तो यही टैक्टिक्स अभी ये यूएस चाइना के खिलाफ शुरू कर रहा है। तो वहां पर जो शी जिनपिंग है, उनको वो राष्ट्रपति नहीं कह रहा, वो कह रहा है कि जो पीपल्स पार्टी चाइना जो है उसके जो जनरल सेक्रेटरी हैं। ओके, तो यहां पर जनरल सेक्रेटरी टर्म इसने दोबारा से वही टैक्टिक्स यूज करने शुरू कर दिए जब वो यूएसएसआर के टाइम पे करता था। बहुत सारे टैक्टिक्स और भी यूज कर रहा है, कैसे चाइना को जो टैकल करे। तो चाइना भी यहां पर कुछ अलग बिहेवियर जो है कर जाता है, जो रूल्स के खिलाफ होता है। सो इंडियन अमेरिकन जो है, लाइक द रेस्ट ऑफ द फ्री वर्ल्ड, वुड लाइक टू स्टैंड ऑन द राइट साइड ऑफ द हिस्ट्री। In all elections, every vote matters. In this extraordinary one, we will witness the value of each single ballot. तो एक एक वोट की कीमत होती है अभी। तो यहाँ पर पॉलिटिशियंस दौड़े दौड़े भागते हैं कि हमें मतलब किसी ऐसी वोट कोई भी ना रह जाए कि हम जो है हम पीछे रह जाएं। तो वो कोशिश करते हैं कि हमें जीतना है, हर एक वोट को इन्फ्लुएंस करने की वो कोशिश करते हैं। सो आई होप आपको ये एपिसोड अच्छा लगा है, तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद लेक्चर सुनने के लिए।